नेक्स्ट देरी किए इस फ्रेंच रिवॉल्यूशन के 10 साल के इम्पोर्टेंट इवेंट्स को देख लेते हैं। दोस्तों फ्रेंच रिवॉल्यूशन में बेसिकली यहाँ पर हुआ क्या है इसका ओवरव्यू देख लो पहले तुम। 1789 में यहाँ पर ई स्टेट्स जनरल का राज चलता था और 1789 से 91 तक नेशनल असेंबली का राज चला। फिर 1791 से 92 तक यहाँ पर लेजिस्लेटिव असेंबली का राज चला। 92 से 95 तक यहाँ पर नेशनल कन्वेंशन का राज चला। इसे रेन ऑफ टेरर भी कहा जाता था। फिर 95 से 98 तक डायरेक्टरी रूल चला और फिर फाइनली इसके बाद आया 1799 में नेपोलियन बोनापार्ट। तो दोस्तों ये जितने भी रूल बदले हैं ये सब कुछ हुआ है फ्रेंच रिवॉल्यूशन के इवेंट पर। बिना किसी देर किए चलो शुरू से शुरू करते हैं। अब दोस्तों बढ़ते टैक्स को देखते हुए किंग लुई 16 ने 5 मई 1789 को वर्साइल के पैलेस में एक मीटिंग बुलाई जिसमें ये तीनों क्लास के ई स्टेट्स के जनरल्स आए थे, जिसमें फर्स्ट और सेकंड क्लास के जनरल्स की संख्या 300 और थर्ड क्लास के जनरल्स की संख्या 600 थी। दोस्तों यहाँ पे जनरल से मतलब कोई आर्मी लीडर नहीं है बल्कि ये एक जनता के रिप्रेजेंटेटिव है और इस मीटिंग को इसलिए बुलाया गया था ताकि ये लोग फ्रांस के फाइनेंशियल क्राइसिस को सॉल्व कर सकें। और इस मीटिंग में कुछ नहीं हुआ, बस यही हुआ कि लुई 16 ने इन थर्ड क्लास के इंडिविजुअल्स के ऊपर टैक्स और बढ़ा दिया जिससे वो वहाँ पे इमीडिएट भड़क जाते हैं। लेकिन इस किंग के डिसीजन पे इन तीनों क्लास की मेजॉरिटी भी होनी थी। और अब दोस्तों मेजॉरिटी होती है वोटिंग से, और वोटिंग की बात करें तो यहाँ पे वोटिंग सिस्टम कुछ अलग ही था। यहाँ पर वोटिंग सिस्टम कोई एक इंडिविजुअल पे नहीं था, यानी फर्स्ट ई स्टेट अपना एक वोट देगा, सेकेंड अपना और थर्ड एक अपना, जिससे हमेशा ये फर्स्ट और सेकेंड स्टेट के इंडिविजुअल्स मेजॉरिटी में रहते थे। लेकिन अब यहाँ पे हुआ क्या कि थर्ड स्टेट के जनरल्स ने लुई 16 से कहा कि आप ऐसे वोट नहीं लीजिए बल्कि एक ही इंडिविजुअल से उसका पर्सनल वोट लीजिए। लेकिन लुई 16 इसको डायरेक्टली मना कर देता है, जिसके बाद ये 600 लोगों की भीड़ गुस्से में आ जाती है और वहीं पे खुद को नेशनल असेंबली के नाम से डिक्लेयर कर देती है। लेकिन लुई 16 ने इन्हें वर्साइल के मेन हॉल में कैद करवा दिया, यानी बाहर से ताला मरवा दिया। लेकिन कुछ देर बाद जब वो वहाँ से निकलते हैं तो वो वहाँ से सीधा टेनिस कोर्ट ओथ में चले जाते हैं और फ्रांस में कॉन्स्टिट्यूशन लागू कराने का शपथ लेते हैं, जिसके बाद ये खबर आग की तरह पूरे फ्रांस में फैल रही थी। और इसको देखते हुए जगह जगह पे अब फ्रांस में बगावतें होना शुरू हो चुका था। साथ ही कई फ्यूडल लॉर्ड्स के घर भी लूटे जा रहे थे और फ्रांस के लीडर्स ने जो लैंड का डिस्ट्रीब्यूशन किया था इन तीनों स्टेट में, इन रिवॉल्यूशनरीज ने मिलकर उन जमीनों के पेपर्स को भी जला दिया। जिसके बाद अब फ्रांस के कोने कोने से लोग नेशनल असेंबली को सपोर्ट करना शुरू कर चुके थे। अब दोस्तों समय बीतते हुए स्थिति ये आ गई कि लुई 16 को अपने किले के सामने मिलिट्री उतारनी पड़ी ताकि ये रिवॉल्यूशनरी उनके ऊपर भड़क के हमला ना कर दे। फिर दोस्तों लुई 16 अभी भी कोई कदम नहीं उठाते थर्ड स्टेट के इंडिविजुअल्स के लिए और फ्रांस में भुखमरी इतनी फैल गई थी कि जनता एकदम भड़क जाती है और बेस्टाइल के किले पे हमला कर देती है और वहाँ के दीवारों को भी तोड़कर वहाँ के ईंटें बेच देती है। लेकिन उस किले में कोई राजा नहीं रहता था बल्कि वो एक प्रिजन का काम करता था। अब दोस्तों नेशनल असेंबली संविधान की बात करते करते खुद को कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली डिक्लेयर कर देती है और अपना खुद का एक कॉन्स्टिट्यूशन भी लागू करती है। साथ ही ये लोग क्लर्जी और चर्च के बाकी लोगों पे भी टैक्स लगा देते हैं और इन्होंने अपना जो कॉन्स्टिट्यूशन लागू किया था उसे हम डिक्लेरेशन ऑफ फ्रांस ऑफ मैन एंड द सिटीजन के नाम से जानते हैं। साथ ही इसमें मग्नकर्ता भी इंक्लूड किया गया था। लेकिन दोस्तों अगर अभी तक के रिवॉल्यूशन को हम समझें तो ये रिवॉल्यूशन एब्सोल्यूट मोनार्की से कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की में बदल रहा है, यानी वहाँ की जनता अभी भी ये नहीं चाहती थी कि वहाँ पे कोई फिक्स्ड गवर्नमेंट आ जाए, बल्कि ये चाहती थी कि जो एम्परर है वो रहे लेकिन कुछ कॉन्स्टिट्यूशन यानी राइट्स और ड्यूटीज के साथ रहे। आई होप आप मेरी बात समझ रहे होंगे। अब दोस्तों ये लोग अपना कॉन्स्टिट्यूशन लागू कर देते हैं फ्रांस में क्योंकि इनके पास मेजॉरिटी थी जो कि एनलाइटनमेंट के आइडियाज पे बेस्ड थी, यानी इसमें इंडिविजुअल्स के लाइबर्टी, प्रॉपर्टी, सिक्योरिटी के राइट्स की बात होती थी। लेकिन दोस्तों इस संविधान में वुमेन और स्लेव्स के लिए कोई राइट्स ही नहीं बनाए गए थे, जिससे इनके ऊपर तो अभी भी अत्याचार हो ही रहा था, जिस कारण यहाँ पर वुमेन्स मार्च ऑन वर्साइल के नाम से अक्टूबर 1789 में एक इवेंट होता है जिसमें कई फीमेल्स मिलके इस वर्साइल के पैलेस में अंदर घुस जाती हैं और जो रॉयल फैमिली रहती थी उसको पेरिस के एक बड़े बंगले में शिफ्ट करा
देती है। कारण ये था ताकि ये रॉयल फैमिली वाले भी देख सकें कि समाज में किस तरीके से दिक्कतें आ रही हैं। अब दोस्तों अगले साल यानी 1790 में फ्रांस में कई पॉलिटिकल ग्रुप बनना शुरू हो चुके थे, जैसे कि जैकोबिन्स और जिरोंडिन्स। जिरोंडिन्स भी इसी समाज से आता था और जैकोबिन्स भी। जैकोबिन्स तो दोस्तों क्रांतिकारी विचारधारा के लोग हुआ करते थे और जिरोंडिन्स का विचार काफी लिबरल था। जैकोबिन क्लब की बात करूं तो इनमें आर्टिसन यानी कारीगर, डेली वर्कर जैसे इंडिविजुअल एग्जिस्ट करते थे और दोस्तों इनका लीडर था मैक्सिमिलियन डी रॉबेस्पियर। अब दोस्तों 1791 में किंग लुई 16 जिनको पेरिस शिफ्ट कर दिया गया था उनकी फैमिली के साथ, वो यहाँ से ऑस्ट्रिया भागना चाहते थे क्योंकि इनकी पत्नी वहीं की थी और ये ऐसा करते भी हैं, लेकिन फ्रांस की जनता इन्हें पकड़ लेती है और अब जनता इसको देखकर ये समझ जाती है कि इस राजा को क्रांति से कोई मतलब नहीं है, जिस कारण अब यहाँ पे प्रोटेस्ट में वायलेंस काफी ज्यादा देखने को मिलने लगा था। और अब दोस्तों सितंबर में नया कॉन्स्टिट्यूशन बन जाता है और फ्रांस में लेजिस्लेटिव असेंबली चलने लगती है और दोस्तों इस कॉन्स्टिट्यूशन में किंग को हेड ऑफ स्टेट ही बताया गया था। लेकिन दोस्तों इस कॉन्स्टिट्यूशन पे इतनी कंट्रोवर्सी होने लगी कि इसे एक ही साल में भंग करना पड़ा और ये सब देखते हुए ऑस्ट्रिया जो कि ससुराल था लुई 16 का और प्रशिया ने फ्रांस पे पिलर्स की घोषणा की, जिसमें इन लोगों ने डायरेक्टली बोल दिया कि हम इस रिवॉल्यूशन को बंद करा देंगे और फिर से पहले जैसा लागू कर देंगे। ऑस्ट्रिया और प्रशिया पे अटैक कराया जाता है और इधर पेरिस में लुई 16 के ऊपर जनता द्वारा अटैक होता है, जिससे ये राजा भाग के मदद मांगता है कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली से। लेकिन अब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने घोषणा कर दिया कि अब फ्रांस में राजा और राजशाही खत्म और अब इसी के साथ अगस्त 1792 को फ्रांस में मोनार्की खत्म हो जाती है और लुई 16 के ऊपर केस चलने लगता है और जनवरी 1793 को लुई 16 को 10 की सजा मिल जाती है। कारण ये था कि इसने ऑस्ट्रिया और प्रशिया को आमंत्रित किया था अटैक के लिए इनडायरेक्टली। लेकिन दोस्तों एक राजा के मरने से अगल बगल के जितने भी राजा थे वो भड़क जाते हैं या ये कह सकते हैं कि वो डर जाते हैं कि कहीं उनकी जनता उनके साथ ऐसा ना करे। और दोस्तों उस समय ऑस्ट्रिया को हैब्सबर्ग एम्पायर कहा जाता था और अब दोस्तों ब्रिटिश, डच, स्पेन ने भी इस बैटल में ज्वाइन किया और ऑस्ट्रिया और प्रशिया का साथ दिया और इस तरीके से इस बैटल को हिस्ट्री में वॉर ऑफ फर्स्ट कोएलिशन के नाम से जाना जाता है। और अब दोस्तों इधर फ्रांस एक कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की से एक रिपब्लिक बन चुका था, जिसके बाद दोस्तों जून 1793 से 1794 तक फ्रांस में रेन ऑफ टेरर चलता है और इसको लीड किया जा रहा था मैक्सिमिलियन रॉबेस्पियर द्वारा, जो कि बहुत ही खड़ूस लीडर माना जाता था क्योंकि इसने इस एक साल में फ्रांस में 16,000 से ज्यादा लोगों को मौत की घाट उतार दिया था जो इस रिवॉल्यूशन के खिलाफ थे। साथ ही इसने कई चर्च को डिमोलिश और लॉक करा दिया। तो दोस्तों एक हिसाब से देखा जाए तो ये भी इंडिपेंडेंस चाहता था, लेकिन काफी वायलेंट के रास्ते से चलकर, जो कि समाज को पसंद नहीं आता है और इसीलिए इस कार्यकाल को रेन ऑफ टेरर कहा जाता है। अब दोस्तों जो वॉर्स चल रहे थे उनके कारण फ्रांस में फूड शॉर्टेज होने लगते हैं। इनफैक्ट मिलिट्री के पास भी इतना खाना नहीं होता था कि वो डेली अपना पेट भर सके और इसी बीच जैकोबिन्स रूरल एरियाज से अर्बन एरियाज में फूड को मंगा रहे थे, ये कहके कि पावरफुल लोगों को जिंदा रहना ज्यादा जरूरी है, जिस कारण अब खुद जैकोबिन्स ने ही मिलकर इस रॉबेस्पियर को ही एग्जीक्यूट कर दिया और इसके मरते ही रेन ऑफ टेरर खत्म हो जाता है और अब 1794 के बाद ज्यादातर पावर चली जाती है जिरोंडिन्स के पास। पावर यानी पॉलिटिकल पावर, लेकिन ये भी ज्यादा दिन तक लीड नहीं कर पाते हैं। और इसके बाद दोस्तों 1795 में फ्रांस में एक नया कॉन्स्टिट्यूशन बनाया जाता है दी डायरेक्टरी के नाम से, जो कि 1795 से 1799 तक चला था। और अब इस बीच ज्यादातर पावर आ जाती है एफ्लुएंट मिडिल क्लास के पास, यानी जिसमें लॉयर्स, ट्रेडर्स आदि हुआ करते थे जो कि थर्ड स्टेट से आते थे और थोड़े पढ़े लिखे वर्ग के होते थे। और अब इन लोगों ने कहा कि वोट देने का हक सिर्फ उनको मिलेगा जिनके पास फ्रांस में प्रॉपर्टी होगी। साथ ही इनके ही टेन्योर में एग्जीक्यूटिव बॉडी को बनाया गया था जो कि एक पार्ट था गवर्नमेंट का, जिसमें 5 डायरेक्टर्स आते थे। और दोस्तों अब फ्रांस जो वॉर चल रही थी उसमें काफी पीछे हो चुका था और अब ये वॉर हारने वाला था। मिलिट्री एकदम थक चुकी थी लड़ते लड़ते, जिसके बाद अब ये डायरेक्टर्स एक नौजवान स्ट्रेटेजिक को इस फ्रांस की मिलिट्री का कमांडर बनाते हैं, जिसका नाम था नेपोलियन बोनापार्ट। शुरू में तो इनकी हाइट को लेके इनको क्रिटिसाइज किया जाता है, लेकिन ये जब अपनी मिलिट्री को मोटिवेट करते हैं और उन्हें स्ट्रेटेजी बताते हैं तब इनकी मिलिट्री को एक बहुत ही बेहतरीन बूस्ट मिलता है। इसके बाद ये वॉर ऑफ कोएलिशन में काफी खतरनाक तरीके से लड़ते हैं
और अंत में इटली और ऑस्ट्रिया के मिलिट्री को अपने स्ट्रेटेजी से डिफीट करते हुए नेपोलियन पूरे फ्रांस का हीरो बन जाता है। फिर दोस्तों समय बीतता जाता है और ऐसे कई बैटल्स नेपोलियन जिताता है, जिस कारण समाज इसको काफी पसंद कर रही थी और ये डायरेक्टर्स भी इसके ऊपर काफी भरोसा करने लगे थे। इसकी हिस्ट्री दोस्तों मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। फिर दोस्तों इधर समय बीतता जाता है और अब 1799 तक नेपोलियन कई बैटल जीत चुका था और 30 साल की उम्र में नेपोलियन ने इस डायरेक्टरी रूल का तख्ता पलट कर दिया, जिसके बाद नेपोलियन एक नया कॉन्स्टिट्यूशन लेके आता है फ्रांस में, जिसको हम द कंसिलिएट के नाम से जानते हैं, जो कि 1799 से 1804 तक चला था और इस रूल में नेपोलियन ने खुद को हेड रखा था। और अब दोस्तों समय बीतता है और 1804 में नेपोलियन बोनापार्ट ने खुद को फ्रांस का एम्परर डिक्लेयर कर दिया। तो दोस्तों इस फ्रेंच रिवॉल्यूशन में हमने देखा कि कैसे फ्रांस एक मोनार्की से एक रिपब्लिक बन जाता है और उसके बाद यहाँ कई कॉन्स्टिट्यूशनल रूल्स आते हैं। आई होप दोस्तों आपको ये फ्रेंच रिवॉल्यूशन का वीडियो समझ आया होगा। वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी होगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।